दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने मारवाड़ का राठौड़ वंश डिस्कस करेंगे। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश में अपने सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है, मारवाड़ के राठौड़ वंश में सबसे पहले अपन को पहला नंबर पॉइंट याद रखना है, राजस्थान में आने वाली अंतिम राजपूत जाति कौन सी थी? राठौड़ थी। राजस्थान में आने वाली अंतिम राजपूत जाति कौन सी थी? राठौड़ थी। इनका संबंध, मारवाड़ का राठौड़ वंश है, इनका संबंध कहाँ से बताया गया? कन्नौज से बताया गया। राजस्थान में आने वाली अंतिम राजपूत जाति कौन सी थी? राठौड़ थी। इनका संबंध कहाँ से बताया गया है? कन्नौज से बताया गया है। इनकी कुल देवी कौन सी है? इनकी कुल देवी है नागनेची माता। मारवाड़ के राठौड़ वंश है, इसकी कुल देवी है नागनेची माता। ठीक है, नागनेची माता। इसका मंदिर क्या है? बाड़मेर के नगाना गांव में। ठीक, काष्ठ की बनी हुई मूर्ति है। आगे चलते हैं। कुल देवी है नागनेची माता। राठौड़ चील के पक्षी को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। राठौड़ के शासक जो चील पक्षी को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। अब इसके पहले नंबर राजा है जो वो है राव सिंह। कौन से? राव सिंह। वो बेसिक जानकारी थी थोड़ी। अब पहले नंबर राजा है राव सिंह। इन राव सिंह को बोलते हैं, राठौड़ वंश का संस्थापक। ठीक है, राव सिंह ने क्या करा था? 1240 में राठौड़ सत्ता की स्थापना की थी। राठौड़ों का आदि पुरुष या मूल पुरुष कौन है? राव सिंह हैं। ठीक है, 1240 में इन्होंने क्या करा था? 1240 में इन्होंने राठौड़ सत्ता की स्थापना की थी। राठौड़ों का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसको माना जाता है? राव सिंह को माना जाता है। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? खेड़ा बालोतरा को बनाया था। खेड़ा बालोतरा। राव सिंह ने अपनी राजधानी बनाई थी खेड़ा बालोतरा। 1273 में पाली के बिट्ठू नामक 1273 में पाली के बिट्ठू नामक गांव में गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे राव सिंह। ठीक है, राजधानी किसको बनाया था? वेरी मोस्ट राजधानी बनाया था खेड़ा को। 1273 में पाली के बिट्ठू नामक गांव में गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनकी पत्नी पार्वती सोलंकी इनके साथ सती हुई थी। ये पहले नंबर राजा राव सिंह, राठौड़ वंश के संस्थापक। इनके बारे में अपन को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दूसरे नंबर राजा को। दूसरे नंबर राजा अपन बढ़ रहे हैं राव दुहड़। ठीक है, राव दुहड़। कुल देवी राव दुहड़ ने क्या करा था? राठौड़ वंश की कुल देवी थी नागनेची माता। कुल देवी नागनेची माता के मंदिर का निर्माण बाड़मेर के नगाना गांव में करवाया था। कुल देवी नागनेची माता के मंदिर का निर्माण बाड़मेर के नगाना गांव में करवाया था। ये अपन को राव दुहड़ के बारे में ध्यान रखना है। इसमें मूर्ति काष्ठ की बनी हुई थी। नगाना गांव बाड़मेर में जो नागनेची माता का मंदिर है उसमें मूर्ति किसकी है? काष्ठ की है, लकड़ी की है। ध्यान रखना। राव दुहड़। ठीक है, राव दुहड़ के छोटे भाई थे राव दांदल। ठीक है, और राव दांदल के पुत्र थे पाबूजी। कौन थे? जो लोक देवता अपने राजस्थान में। राव दुहड़ इनके छोटे भाई थे राव दांदल, इनके पुत्र कौन है? पाबूजी। आगे चलते हैं। अगले राजा मल्लीनाथ जी। क्या चीज़? ये भी एक लोक देवता है। लोक देवता वाली क्लास में अपन पढ़ते हैं। मल्लीनाथ जी लोक देवता है। मारवाड़ क्षेत्र में लोक देवता मल्लीनाथ जी कौन है? मारवाड़ क्षेत्र में लोक देवता। इन्होंने अपनी राजधानी मेवानगर नाकोड़ा को बनाया था। राजधानी किसको बनाया था? इन्होंने अपनी मेवानगर को बनाया था। मारवाड़ क्षेत्र में लोक देवता मल्लीनाथ जी, इन्होंने अपनी राजधानी मेवानगर को बनाया था। इनकी कर्म भूमि होने के कारण बाड़मेर के क्षेत्र को मालानी का क्षेत्र कहा जाता है। इनकी कर्म भूमि होने के कारण बाड़मेर के क्षेत्रों को किसको? बाड़मेर के क्षेत्र को मालानी का क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान रखना, ये लाइन में मैंने इनकी कर्मभूमि, मल्लीनाथ जी की कर्मभूमि होने के कारण बाड़मेर के क्षेत्र को मालानी का क्षेत्र कहा जाता है। आगे मल्लीनाथ जी का इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। इनकी रानी का नाम था रूपादे। रानी रूपादे का मंदिर कहाँ है? मालाजाल बाड़मेर में। ये अपन को मल्लीनाथ जी के बारे में प्रमुख जानकारी ध्यान रखनी है। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। इनकी रानी रूपादे का मंदिर कहाँ है? मालाजाल बाड़मेर में। और क्या चीज़? इनकी कर्म भूमि होने के कारण बाड़मेर के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मालानी का क्षेत्र कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले शासक राव चुंडा के बारे में। राव चुंडा, इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था मंडोर को। ठीक है, राव चुंडा ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? मंडोर को बनाया था। और राव सिंह ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? खेड़ा हो। ठीक है, दूसरे नंबर अब राजधानी आ रहे। चुंडा ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? मंडोर को बनाया था। मंडोर को इन्होंने अपनी रानी किशोर कंवरी के प्रभाव से बड़े पुत्र रणमल को, ध्यान रखना, चुंडा ने अपनी रानी किशोर कंवरी के प्रभाव से अपने बड़े पुत्र रणमल को उत्तराधिकारी न बनाकर कान्हा को उत्तराधिकारी बना दिया। जबकि योग्य कौन था? रणमल था, लेकिन इसको नहीं बनाकर क्या कर दिया इन्होंने? कान्हा को उत्तराधिकारी बना दिया, जो योग्य नहीं था। अब देखो, कान्हा बना था, लेकिन कान्हा थोड़े समय के लिए बना था, फिर वापस उसको हटा दिया गया और रणमल उत्तरा बन गए थे। अब रणमल पे चलते हैं। रणमल
इन्होंने अपनी बहन रणमल की बहन थी हंसाबाई, ठीक है, इन्होंने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किससे कराया था? लखा से कराया था, राणा लखा से सशर्त विवाह करवाया था राणा लखा से। इन्होंने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह सशर्त राणा लखा, मेवाड़ के राणा लखा से कराया था कि इनका होने वाला जो पुत्र होगा वही अगला क्या बनेगा? उत्तराधिकारी बनेगा। सशर्त विवाह करवाया था। कुछ समय के लिए राणा लखा और फिर हंसाबाई का जो पुत्र हुआ था उसका नाम था मोक्कल, ठीक है। कुछ समय के लिए मोक्कल के संरक्षक से रहे थे, मोक्कल के, ठीक है। और 1438 में बारमली की मदद से रणमल की क्या होगी? मेवाड़ में हत्या हो गई थी। 1438 में इस बारमली की मदद से, बारमली प्रेमिका थी, बारमली की मदद से क्या होगी? रणमल की हत्या मेवाड़ में हो गई थी, ठीक है। आगे रणमल की बहन कौन है? हंसाबाई, ठीक है। रणमल की बहन है हंसाबाई। हंसाबाई का विवाह किससे हुआ था? लखा से, ठीक है, लखा से हो गया। अब इन दोनों से होने वाला जो पुत्र है वो है मोक्कल, ठीक है। अब देखो लखा का एक तो पुत्र आ गया मोक्कल, ये मोक्कल किससे हुआ है? हंसाबाई से। इसके अलावा लखा की और भी रानियाँ थी, उनसे पुत्र थे चूड़ा, राघवदेव, ठीक है। अब चूड़ा और राघवदेव ये बड़े थे, तो हिसाब से देखा जाए तो लाखों को इनको शासक बनाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच में संधि हो गई थी कि इधर से जो पुत्र होगा वही बनेगा। तो फिर चूड़ा और राघवदेव क्या करेंगे? विरोध करेंगे। लेकिन इन्होंने विरोध नहीं करा था, इन्होंने अपने पिता का साथ दिया था। और चूड़ा ने, ठीक है, चूड़ा ने अपने इस संधि में ये कह दिया था कि हम राज्य नहीं लेंगे, इनसे जो होने वाला पुत्र है उसी को राजा बनाएंगे। इसलिए इस चूड़ा की एक उपाधि भी है, इसको बोलते थे मेवाड़ का भीष्म पिता की माँ की संधि करी थी, मेवाड़ का राम बोलते थे इसको। आगे चलते अगले शासक पे अपने राव जोधा, ठीक है। रणमल के बाद अगले शासक बने हैं राव जोधा। राव जोधा के बारे में क्या देखना है? 1453 में कुंभा के साथ इन्होंने 1453 में क्या करा? कुंभा के साथ अवल बावल की संधि की थी। अवल बावल की संधि किसके बीच में हुई थी? यहाँ पे जोधा थे, मारवाड़ में तो राव जोधा थे, ठीक है, और मेवाड़ में कौन थे? कुंभा थे। 1453 में इन्होंने कुंभा के साथ अवल बावल की संधि की थी, ठीक है। इस संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा निर्धारित की थी। सोजत वाली को दोनों राज्यों की सीमा का केंद्र बनाया था। 1453 में संधि होगी। 1459 में क्या हुआ था? जोधपुर शहर की स्थापना की थी। 1459 में राव जोधा ने क्या करा था? जोधपुर शहर की 1459 में स्थापना करी थी। 1453 में हुई थी कौन सी संधि? अवल बावल की संधि। आगे 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना की। चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। कौन सी पहाड़ी? चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? जोधा ने कराया था। इस दुर्ग की नींव कन्नी माता ने रखी थी। इस दुर्ग की नींव किसने रखी? कन्नी माता ने रखी। मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण के समय रजिया नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण के समय किसकी? रजिया नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण के समय रजिया नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। आगे मेहरानगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? मेहरानगढ़ को बोलते हैं मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि। ये सब किसके नाम है? मेहरानगढ़ के। इस मेहरानगढ़ को बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं? मेहरानगढ़ को बोलते हैं मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि। ये सब मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम है। मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता व नागनेची माता के मंदिर का निर्माण राव जोधा ने कराया था। मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन कौन सी? चामुंडा माता, ये तो इष्ट देवी थी राठौड़ों की, और नागनेची माता कुल देवी थी। चामुंडा माता में नागनेची माता के मंदिर का निर्माण किसने कराया? राव जोधा ने करवाया था। आगे राव जोधा की रानी थी जसमादे। राव जोधा की रानी कौन थी? जसमादे। इसने क्या कराया था? रानीसर तालाब का निर्माण कराया था, जिससे मेहरानगढ़ दुर्ग में पेयजल आपूर्ति की जाती थी। राव जोधा की रानी थी जसमादे, इसने रानीसर तालाब का निर्माण कराया था। कौन सा तालाब? रानीसर तालाब। राव जोधा की रानी जसमादे ने रानीसर तालाब का निर्माण कराया, जिससे मेहरानगढ़ दुर्ग में पेयजल आपूर्ति की जाती थी। आगे चलते अगले राजा राव सातल। इनकी रानी थी फुल्ला भटियानी। कौन थी? फुल्ला भटियानी। जोधा की थी जसमादे, उसने रानीसर तालाब बनाया। इनकी रानी है फुल्ला भटियानी, इसने बनाया फुल्लेलाव तालाब। कौन सा तालाब बनाया? फुल्लेलाव तालाब का निर्माण कराया। और 1492 में राज सत्तल के बारे में एक और कहानी है ध्यान में। 1492 में अजमेर के मल्लू को विवाड़ के युद्ध में पराजित किया रहा था, ठीक है। 1492 में अजमेर के मल्लू को विवाड़ के युद्ध में पराजित किया था। इस विजय की खुशी में मारवाड़ में कौन सा गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है? इस विजय के स्मृति में मारवाड़ में गुड़ला नृत्य किया जाता है। इस विजय की स्मृति मारवाड़ में कौन सा नृत्य? गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य का संबंध किससे? मारवाड़ से। आगे चलते हैं राव सुजा के बारे में देखो। राव सुजा, इनके समय राव बीका ने जोधपुर का घेरा डाला था। सुजा के समय क्या हुआ था? सुजा के समय राव बीका ने क्या करा था? जोधपुर का घेरा डाला।
सुजा के समय बिक्का ने जोधपुर का घेरा डाला तथा राजमाता जसमा दे के कहने पर कुछ राजचिन्ह बिक्का को दिए गए। और इस सुजा के समय और क्या हुए थे? मेड़ता में वीरमदेव ने स्वतंत्र राठौड़ सत्ता की स्थापना कर दी थी। मेड़ता में वीरमदेव ने क्या कर दी? स्वतंत्र राठौड़ सत्ता की स्थापना की थी। ये अपन को ध्यान रखना है सुजा के बारे में। आगे चलते गंगा, अगले शासक है गंगा के बारे में ध्यान रखना है। खानवा के युद्ध में इन्होंने अपने पुत्र मालदेव को 4000 सैनिकों के साथ राणा सांगा का साथ देने के लिए भेजा था। खानवा का युद्ध पाती बैरवन पड़ता हुई थी, उसमें मारवाड़ की तरफ से कौन है? गंगा। तो गंगा ने क्या करा? अपने पुत्र को भेजा था। खानवा के युद्ध में अपने पुत्र मालदेव को 4000 सैनिकों के साथ सांगा का साथ देने के लिए भेजा था इन्होंने। मालदेव ने क्या करी? अपने पिता की हत्या कर दी। इसको बोलते हैं, इसे मालदेव को बोलते हैं पितृहंता शासक। क्या बोलते हैं? मारवाड़ का पितृहंता मालदेव को। आगे चलते हैं, अगले शासक बनेंगे अब मालदेव। अगले शासक कौन बनेंगे? मालदेव। फारसी इतिहासकारों ने इन्हें हस्मत वाला शासक कहा है। हस्मत वाला शासक बहादुर शासक है, ताकतवर था ये। फारसी इतिहासकारों ने इन्हें हस्मत वाला शासक कहा है। आगे, जिस समय शासक मालदेव को हस्मत वाला शासक है, जिस समय शासक बने इनके पास कितने परगने थे? जिस समय शासक बने इनके पास, ठीक है, 2 परगने थे। कितने परगने थे? जिस समय शासक बने थे इनके पास कितने परगने थे? जिस समय शासक बने इनके पास 2 कितने परगने थे? 2 परगने थे। कौन कौन से? सोजत वाली का और जोधपुर का। सोजत वाली और जोधपुर, ये 2 ही परगने थे। इन्होंने 52 युद्ध लड़े थे। 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। 52 युद्धों का क्या कहा जाता है? विजेता। तथा 52 युद्धों के माध्यम से अपने 58 परगने किए थे। 2 परगने कौन थे? सोजत वाली और जोधपुर का। 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है तथा 52 युद्धों के माध्यम से अपने 58 परगने किए थे। ठीक, इसलिए इनको बोलते थे हस्मत वाला शासक। मालदेव अच्छे निर्माणकर्ता भी थे। इन्होंने कौन कौन से किले बनाए थे? मालदेव ने कौन से? मालकोट का किला बनाया था। मालकोट का किला कौन सा है? मेड़ता नागौर में है। मालकोट का किला कौन सी जगह? मेड़ता नागौर में। सोजत का किला बनाया था। सोजत का किला कहाँ है? पाली में। मालदेव क्या थे? अच्छे निर्माण करता थे। मालकोट का किला बनाया। मालकोट का किला कहाँ है? मेड़ता नागौर में। और सोजत का किला बनाया था। सोजत का किला कहाँ है? पाली में। मालकोट का किला है मेड़ता नागौर में और सोजत का किला कहाँ है? पाली में। ठीक है, मालकोट का मेड़ता नागौर में, सोजत का कहाँ? पाली में। पोखरण का किला जैसलमेर में ये बनवाया था। इनका अधिकार मालदेव का अधिकार बीकानेर व अजमेर के तारागढ़ पर भी था। ठीक है, तारागढ़ में इनकी रानी उमा थे, लूट करी थी ना। इनका अधिकार बीकानेर व अजमेर के तारागढ़ पर ही था। तो देखो, मालकोट का किला मेड़ता नागौर में बनाया, सोजत का किला पाली में बनाया, पोखरण का किला जैसलमेर में। इनका अधिकार बीकानेर व अजमेर के तारागढ़ पर भी था। मालदेव के सेनापति थे जेत्ता कुप्पा। ठीक है, ये बहुत शक्तिशाली सेनापति थे इनके। 1541 में मालदेव ने कौन सा? पहोबा का युद्ध लड़ा था। मारवाड़ से कौन है? मालदेव। इनके सेनापति है जेत्ता कुब्बा। बीकानेर का शासक है राव जयसिंह। इन जेत्ता कुब्बा ने क्या करा? इस जयसिंह की हत्या कर दी। इसका कल्याण कर दिया। जयसिंह की हत्या होगी, फिर इसका पुत्र ये कल्याणमल और ये भीम, ये इनकी हत्या होने के बाद, युद्ध हारने के बाद ये दोनों कहाँ चले गए थे? शेर ससुरी के पास मदद मांगने के लिए चले गए थे, कल्याणमल और भीम। ठीक है, मालदेव के सेनापति जेत्ता और कुप्पा ने पहुबा के युद्ध में 1541 में राव जयसिंह की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। आगे अब शेर ससुरी आएगा। ठीक है, शेर ससुरी अब युद्ध वो तो है पहुबा का युद्ध। अब एक गिरी सुमेल का युद्ध, इसी को बोलते हैं जेत्तारण्य का युद्ध। गिरी सुमेल या जेत्तारण्य का युद्ध वेरी मोस्ट है युद्ध। 1541 में हुआ था पहुबा। ठीक है, इसके बाद 3 साल और इसमें जोड़ दो, 1544 में हुआ था। 1544 में कौन सा हुआ था? गिरी सुमेल या जेत्तारण्य का युद्ध। 5 जनवरी 1544 को हुआ था। वही इधर से मालदेव के सेनापति कौन है? जेत्ता और कुप्पा। ठीक है, इधर साइड में कौन है? शेर ससुरी। ठीक है, अब शेर ससुरी क्या करता है? चीटिंग करता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अनबन करवा देता है, ऐसे समझ लो। फिर मालदेव को शक होता है कि इन्होंने लालच ले लिया ऐसा, तो फिर मालदेव यहाँ से क्या हो जाता है? चला जाता है। लेकिन वास्तव में ये धोखा नहीं देते, ये ईमानदारी होते हैं, लेकिन इनके बीच में गलतफहमी बनवा देता है ये शेर ससुरी। तो मालदेव यहाँ से क्या चले जाते हैं। फिर युद्ध कौन? जेत्ता और कुप्पा ही लड़ते हैं। ठीक है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं इस युद्ध में। और लेकिन इन्होंने इस शेर ससुरी का एकदम क्या कर दी? हालत टाइट कर दी। तो फिर ये कथन कहता है वो ध्यान रखना है। गिरी सुमेल जेत्तारण्य के युद्ध के बाद शेर ससुरी। 5 जनवरी 1544 गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। शेर ससुरी की जीत हुई थी। ठीक है,
धोखे से जीता है। शेरशाह सूरी की जीत हुई थी 5 जनवरी 1544 को हुआ था गिरी सुमेल या फिर जेतारण का युद्ध। अब देखो जीतने के बाद ये शेरशाह सूरी क्या कथन कहते हैं, शेरशाह सूरी कथन ये कहते हैं, शेरशाह सूरी यह युद्ध मुश्किल से जीता, अतः उसने कहा मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता, हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता, मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। ये कथन शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद मालदेव ने पुनः जोधपुर पर अधिकार कर लिया। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद मालदेव ने पुनः जोधपुर पर अधिकार कर लिया। आगे इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने आगे बढ़कर जोधपुर पर अधिकार कर लिया, अतः मालदेव सिवाना चले गए थे। वो जेतारण का युद्ध जीत गया था ना, जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने क्या आगे बढ़कर जोधपुर पर अधिकार कर लिया और मालदेव कहाँ चले गए, यहाँ से मालदेव सिवाना चले गए। फिर उसके बाद में जब ये शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी ना, ये पहले बतानी थी लाइन, शेरशाह सूरी की मृत्यु होने के बाद मालदेव ने पुनः फिर क्या कर लिया, जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। आगे अब चलते हैं अगले शासक मालदेव के। देखो मालदेव के पुत्र कौन हुए, मालदेव का पुत्र है राम उदय सिंह, ठीक है, यही उदय सिंह मोटा राजा उदय सिंह है, चंद्रसेन और रायमल। मालदेव के बाद अगला राजा बनेगा चंद्रसेन, कौन है, उत्तराधिकारी चंद्रसेन है, ठीक है। राम को कौन सा गुंदोज का परगना दिया था, उदय सिंह को फलोदी दी थी, उदय सिंह को फलोदी, चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बनाया था, और रायमल को कौन सा दिया था, सिवाना का परगना, ये दिए। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल ये ध्यान रखना उत्तराधिकारी कौन है, चंद्रसेन, ठीक है। और ये राम को गुंदोज का दिया था, उदय सिंह को फलोदी का दिया था परगना, ठीक है। अब चंद्रसेन को बीच में कौन, ये उदय सिंह दिक्कत करेगा, ये कहेगा मेरे को बनाओ, इस हिसाब से इनके बीच अनबन हुई थी। तो मालदेव के बाद बनेंगे ये चंद्रसेन, फिर चंद्रसेन के बाद बनेंगे उदय सिंह, ठीक है। मालदेव, अब मालदेव के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना, मालदेव का विवाह कैसे हुआ था, उमादेव से हुआ था, ठीक है। जैसलमेर के भट्टी राजवंश में लूनकरण की पुत्री थी, ठीक है, उमादेव, इसको रूठी रानी बोलते हैं। अजमेर के तारागढ़ में रूठ कर रही थी, अजमेर का तारागढ़ है, तारागढ़ अजमेर, उसमें रूठ कर रही थी। मालदेव ने फिर इसको रूठी रानी को मनाने के लिए ईसरदास बारठ को भेजा था, मालदेव ने ईसरदास बारठ को भेजा मनाने के लिए, ठीक है। फिर ये अगर आ जाती ना तो दिक्कत अन्य रानियों को होती, तो फिर अन्य रानियों ने क्या करा, आशा बारठ को भेजा, ठीक है, और इसका स्वाभिमान जगाया था कि तू आना मत, ऐसे स्वाभिमान जगाया था। अन्य रानियों ने आशा बारठ को भेजा और बाद में ये आई नहीं थी, और ये अंतिम मालदेव की मृत्यु के बाद उसकी पगड़ी के साथ सती हो गई थी। ये अपन को ध्यान रखना है, किसके बारे में, ये अपन को ध्यान रखना है मालदेव के बारे में। अगले शासक पे चलते हैं अब अपने, अगले शासक है अपने राव चंद्रसेन, कौन है, चंद्रसेन, 1562 में बने थे, 1562 के राव चंद्रसेन। पर इनके बारे में इनकी उपाधियाँ पहले, सबसे पहले इनको बोलते मारवाड़ का प्रताप का पथ प्रदर्शक, प्रताप का अग्रगामी, और बोलते भुला बिसरा राजा। ये चारों उपाधियाँ किसकी है, चंद्रसेन की है। मारवाड़ का प्रताप बोलते हैं, प्रताप का पथ प्रदर्शक बोलते हैं, प्रताप का अग्रगामी बोलते हैं, भुला बिसरा राजा बोलते हैं। ये सब किसको बोलते हैं, चंद्रसेन को बोलते हैं, ठीक। आगे शासक बनते ही इनके भाई राम व उदय सिंह ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। उदय सिंह ने लोहवा के युद्ध में इन्हें पराजित किया था फिर, ठीक है। अतः राम व उदय सिंह अकबर की सेवा में चले गए मदद के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, चंद्रसेन कहाँ के राजा, जोधपुर के, ठीक है, ठीक है। अब वो मदद मांगने के लिए अकबर के पास चले गए, तो अकबर फिर क्या कराएगा, आक्रमण करवाएगा, ठीक है। किन किन के नेतृत्व में कराएगा, ये अपन को याद करने की जरूरत नहीं है, अपन को बस कितना ही ध्यान रखना है, जब आक्रमण करेगा, पहले सबसे पहले ये अकबर क्या करा है, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में आक्रमण करेगा 1564 में, ठीक है। तो जब ये इनके नेतृत्व में आक्रमण करेगा तो ये चंद्रसेन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ से भादराजोन चले जाएंगे, ठीक है। फिर भादराजोन चले जाएंगे, उसके बाद में इसी जब भादराजोन में थे उसी समय नागौर दरबार लगता है 1570 में। तो चंद्रसेन है ना, राव चंद्रसेन, इस नागौर दरबार में गए, अधीनता स्वीकार नहीं करी और वापस क्या हुए, वापस आ गए। अब अकबर वापस आक्रमण करेगा भादराजोन पे, यहाँ पे खाने कला का आक्रमण करवाएगा, खाने कला के नेतृत्व में आक्रमण करेगा। फिर यहाँ से राव चंद्रसेन कहाँ चले जाएंगे, सिवाना चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, सिवाना। फिर सिवाना जाने के बाद इन सिवाना पे भी आक्रमण करवाता है, किसके नेतृत्व में, राम सिंह, केशव देव मेड़िया, तेब खां, इन सब के 1574 में करवाता है सिवाना पे आक्रमण। फिर यहाँ से कहाँ चले जाएंगे,
फिर यहाँ से चले जाएंगे ये सारण की पहाड़ियों में, बस ये लास्ट डेस्टिनेशन है, सारण की पहाड़ियों में चले जाएंगे, ये सोजत में है, ठीक है। सारण, यहाँ इन्होंने अपनी अंतिम समय बिताया था सारण की पहाड़ियों में। तो कहाँ कहाँ गए थे देख लो, तो इसलिए इनको भूला बिसरा राजा बोलते थे, ठीक है, रावचंद्र सेन। तो सबसे पहले ये जब अकबर आक्रमण करवाता है तो जोधपुर से कहाँ चले गए, भादराजून चले गए, भादराजून से फिर कहाँ चले गए, सिवाना चले गए, फिर सारण की पहाड़ियों में चले गए। तो ये अपने को ध्यान रखना है, जोधपुर से भादराजून, भादराजून से सिवाना, सिवाना से सारण की पहाड़ियाँ, ठीक है। जोधपुर, भादराजून, सिवाना, सिवाना से सारण की पहाड़ियों में गए थे, ये अपन को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अपने 1575 में अकबर ने जलाल खां के नेतृत्व में 1575 में अकबर ने जलाल खां के नेतृत्व में सेना भेजी थी। चंद्रसेन ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी थी जलाल खां की। फिर 1576 में शाहबाज खां के नेतृत्व में सेना भेजी, ठीक है, शाहबाज खां के नेतृत्व में सेना भेजी। इसने क्या करा, सिवाना पर सेना भेजी, सिवाना पर अधिकार कर लिया। 1581 में सारण की पहाड़ियों में चंद्रसेन का क्या हो गया, देहांत हो गया था। इन्होंने आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। 1581 में सारण की पहाड़ियों में चंद्रसेन का देहांत हो गया, इन्होंने आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो ये अपन को ध्यान रखना है राव चंद्रसेन के बारे में, ऐसे प्रतापी राजा, ठीक है, इनकी उपाधियाँ ध्यान रखनी है। तो अब चंद्रसेन के बारे में ओवरऑल अपन देखा जाए तो इनकी मेन उपाधि यही है, मारवाड़ का प्रताप बोलते हैं, प्रताप का पथ प्रदर्शक बोलते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप ने भी कभी अधीनता स्वीकार नहीं करी और चंद्रसेन ने भी अधीनता अकबर की स्वीकार नहीं करी, ठीक है। इसलिए बोलते हैं इनको मारवाड़ का प्रताप का पथ प्रदर्शक, प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा। फिर ये जोधपुर से कहाँ चले गए थे, भादराजून, ठीक है, भादराजून चले गए, भादराजून से फिर कहाँ चले गए, सिवाना, सिवाना से कहाँ चले गए, सारण की पहाड़ियों में, और सारण की पहाड़ियों में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो ये अपने को ध्यान रखना चंद्रसेन के बारे में। अगले राजा अपने मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह के बारे में ध्यान रखना, ये मारवाड़ के प्रथम शासक थे जो मुगलों की मदद से शासक बने। मारवाड़ के प्रथम राजा थे जो मुगलों की मदद से क्या बने थे, शासक बने थे। आगे अकबर ने इन्हें मोटा राजा की उपाधि दी थी। मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर ने दी थी इनको। मारवाड़ के मोटा राजा को मोटा राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। आगे चलते, मोटा राजा मारवाड़ के कौन से, मोटा राजा उदय सिंह, यहाँ पे अकबर का पुत्र कौन है, जहांगीर, ठीक है। मोटा राजा उदय सिंह, इसकी पुत्री है जगत गोसाई, पुत्री है जगत गोसाई। इसने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किससे करवा दिया, जहांगीर से करा दिया। और इनसे जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या था, खुर्रम था, खुर्रम शाहजहाँ, यानी खुर्रम का नाना कहा था, जोधपुर में था। मोटा राजा उदय सिंह, इसकी पुत्री थी जगत गोसाई, और अकबर का पुत्र है जहांगीर, इसका विवाह करवा दिया। इनका पुत्र कौन था, खुर्रम था। मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 में, मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 में किशनगढ़ शहर की स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद अगले राजा आएंगे सूर सिंह। मोटा राजा उदय सिंह के बाद अगले राजा आएंगे सूर सिंह, और उसके बाद आएंगे गज सिंह। ये छोटे छोटे, इनके बारे में ध्यान ये रखना। सूर सिंह को अकबर ने क्या करी थी, सवाई भोज की उपाधि दी थी। सूर सिंह, इनको अकबर ने क्या करा, सवाई भोज की उपाधि थी। फिर अकबर के बाद कौन आएगा, अगला राजा जहांगीर। जहांगीर ने गज सिंह को, किसको, गज सिंह को जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि दी थी। सूर सिंह को तो अकबर ने दी थी सवाई भोज की, सूरबीज को अकबर ने सवाई भोज, और गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि दी थी जहांगीर ने। ये अपने को ध्यान रखना है, सूर सिंह और गज सिंह, दो राजा के बारे में। आगे चलते हैं गज सिंह। अब गज सिंह के बाद में देखो, गज सिंह के दो पुत्र है, एक तो अमर सिंह राठौड़ है और एक जसवंत सिंह है, ठीक है। गज सिंह के बाद अगले राजा बनेंगे जसवंत सिंह। कौन बनेंगे, जसवंत सिंह, मारवाड़ के, ठीक है। अमर सिंह राठौड़ को नागौर का परगना दे दिया था, अमर सिंह राठौड़ के बारे में ध्यान रखना है। इनकी 16 खंभों की छत्री का है नागौर में, नागौर का परगना इनको मिला था। कटार का धनी कहते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने शाहजहाँ के सेनापति सलावत खां की कटार के वार से हत्या कर दी थी, इसलिए कटार का धनी कहते हैं। मत्तीरे की राड 1644 में हुई थी। मत्तीरे की राड कब हुई थी, 1644 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी, नागौर से तो अमर सिंह राठौड़ हो गया है, और बीकानेर से कौन हो गया, कर्ण सिंह हो गया। इनके बीच में मत्तीरे की राड हुई थी। अगले राजा बन गए कौन, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के बारे में ध्यान रखना है। शाहजहाँ के बेटे दारा सिकोह और औरंगजेब, इनके बीच में कौन सा युद्ध हुए थे, धर्मत्व के युद्ध हुए थे सिंहासन के लिए। तो जसवंत सिंह ने साथ किसका दिया था, दारा सिकोह का साथ दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस दारा सिकोह का सेनापति और इनके बीच में अनबन हो जाती है। फिर ये जसवंत सिंह क्या होते हैं, यहाँ से वापस लौट जाते हैं। जब वापस लौटते हैं तो इनकी जसवंत सिंह की रानी जसवंत दे ने किले के दरवाजे बंद कर दिए, कहा कि या तो राजा युद्ध के मैदान में शहीद होकर आएगा या फिर जीत के आएगा, ऐसे बीच में युद्ध छोड़ के नहीं आएगा। तो इनकी रानी जसवंत दे ने दरवाजे बंद कर लिए थे। फिर ये वापस लौटे और फिर बाकी युद्धों में इन्होंने औरंगजेब का साथ दिया, और औरंगजेब अंतिम रूप से विजयी हुआ था। कासिम खां था जिसे अनबन हुई थी, ठीक है। फिर वापस लौटे और औरंगजेब का साथ दिया था। इनकी रानी जसवंत दे,
ठीक है, उदयपुरी ने जोधपुर दुर्ग के प्रवेश द्वार क्या करवा दिए, बंद करवा दिए। इनकी राजधानी जसवंत देव ने क्या करा दिए, जोधपुर दुर्ग के प्रवेश द्वार बंद करवा दिए। आगे, उत्तराधिकार के अन्य युद्धों में इन्होंने औरंगजेब का पक्ष लिया होता था, औरंगजेब ही अंतिम रूप से विजयी रहा था। औरंगजेब ने इन्हें शिवाजी व संभाजी का दमन हेतु दक्षिण भारत भेजा, परंतु ये असफल रहे। औरंगजेब ने इन्हें शिवाजी व संभाजी के दमन हेतु दक्षिण भारत भेजा, परंतु ये असफल रहे थे। औरंगजेब ने इन्हें शिवाजी व संभाजी के दमन हेतु दक्षिण भारत भेजा, लेकिन ये असफल रहे। दक्षिण भारत में इन्होंने कस्बा बसाया था, वो याद कर लेना। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में इन्होंने जसवंतपुरा नामक कस्बा बसाया था। कौन सा? जसवंत नाम राजा था और जसवंतपुरा कस्बा बसाया था जसवंत सिंह ने। अगला, 1678 में अफगानिस्तान के जमरूद में क्या हो गया था, इनका देहांत हो गया था। अफगानिस्तान के जमरूद में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। इनके देहांत पर औरंगजेब ने क्या कहा था, ये ध्यान रखना। आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, अर्थात मेरा धर्म विरोधी नहीं रहा है। ये किसका कथन है? ये औरंगजेब का कथन है इस जसवंत सिंह के निधन के बाद का। आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, अर्थात मेरा धर्म विरोधी नहीं रहा है। आगे, इनके दरबारी विद्वान, जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान है मुनोत नैन्सी। इनको बोलते हैं राजस्थान का अबुल फजल। अब इनके ग्रंथ देखते हैं मुनोत नैन्सी के। इनके ग्रंथ है नैनसिरी ख्यात और मारवाड़ रा परगनारी विगत। ये ग्रंथ है। इस मारवाड़ रा परगनारी विगत है, इसको बोलते हैं मारवाड़ का गजेटियर, और इसमें जनसंख्या का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? जनसंख्या का उल्लेख है। नैनसिरी ख्यात और मारवाड़ रा परगनारी विगत। अगले राजा बनेंगे कौन? जसवंत सिंह। ये जसवंत सिंह, इनके ग्रंथ और देख लेते पहले। जसवंत सिंह द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से? अपरोक्ष सिद्धांत सार, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय, आनंद विलास। 4 ग्रंथ है वेरी वेरी मोस्ट जसवंत सिंह के। अपरोक्ष सिद्धांत सार, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय और आनंद विलास। कौन कौन से? अपरोक्ष सिद्धांत सार, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय और आनंद विलास। ये 4 ग्रंथ जसवंत सिंह के। अब इनकी रानी जसवंत दे ने कल्याण सागर तालाब का निर्माण कराया था, वह राइट का बाग लगाए थे। इनकी रानी जसवंत दे ने कौन सा? कल्याण सागर तालाब, रातानाड में कल्याण सागर तालाब तथा रई का बाग लगवाया था इनकी रानी जसवंत दे ने। आगे, ये अपन को ध्यान रखना है किसके बारे में? जसवंत सिंह के बारे में। आगे चलते अगले राजा पे अपने। अगले राजा है अजीत सिंह। कौन है अगले राजा अपने? अजीत सिंह के बारे में ध्यान रखना है। 1679 लाहौर में इनका जन्म हुआ था। औरंगजेब ने इनको जन्म के बाद क्या कर लिया? कैद कर लिया और दिल्ली ले गया। औरंगजेब ने इन्हें कैद कर लिया और दिल्ली ले गया। अब इनको मुक्त कौन कराएगा? कैद कर लिया, दिल्ली ले गया, तथा जोधपुर को खालसा भूमि घोषित कर दिया। इन्होंने औरंगजेब ने। आगे, पीर सदरुद्दीन तथा बाघेली महिला वीर दुर्गादास राठौड़। कौन? वीर दुर्गादास राठौड़ तथा बाघेली महिला गोरा ने अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से क्या कराया था? मुक्त कराया था। औरंगजेब के चंगुल से मुक्त किसे ने कराया? वीर दुर्गादास राठौड़ तथा बाघेली महिला गोरा ने औरंगजेब के चंगुल से छुड़ाया था इनको। अजीत सिंह, अब छुड़ाने के बाद अजीत सिंह को ये कहाँ ले गए थे? कालिंदी ले गए थे। कालिंदी सिरोही में, ठीक है, कालिंदी दुर्ग ले गए थे। यहाँ पे शरण किसने दी थी? कालिंदी दुर्ग सिरोही में यहाँ पे शरण किसने दी थी? शरण जयदेव पुरोहित के घर रखा था। जयदेव पुरोहित के घर रखा और सुरक्षा दी थी मुकुंद दास खिंची ने। जयदेव पुरोहित के घर रखा और सुरक्षा दी मुकुंद दास खिंची ने। और फिर असुरक्षा होने के कारण इनको कहाँ ले गए? राज सिंह के पास ले गए थे। असुरक्षा महसूस होने के कारण मेवाड़ के राज सिंह के पास चले गई है। राज सिंह ने अजीत सिंह को केलवा की जागीर, कौन सी? केलवा की जागीर प्रदान की। राज सिंह ने अजीत सिंह को केलवा की जागीर प्रदान की। देबारी समझौता हुआ था। देबारी, ठीक है, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर, इनके बीच में देबारी समझौता हुआ था। देबारी समझौते के तहत 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीत सिंह ने मारवाड़ पर अधिकार प्राप्त कर लिया। बहादुर शाह फर्स्ट प्रथम ने
अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार किया था। बहादुर फर्स्ट ने क्या करा था? अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार किया था। अजीत सिंह ने अपनी अनबन के कारण दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दिया था। आगे अतः दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड के पास चले गए। दुर्गादास राठौड़ कहाँ चले गए? अमर सिंह सेकंड के पास चले गए। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कंवर का विवाह किससे कराया था? फर्रुखसियर से कराया था। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कंवर का विवाह फर्रुखसियर से करवाया था, जो अंतिम मुगल राजपूत विवाह था। आगे अजीत सिंह के बारे में ध्यान रखना है। अजीत सिंह, इनके पुत्र कौन है? अभय सिंह और भक्त सिंह। अभय सिंह के कहने पर भक्त सिंह ने क्या कर दी? अजीत सिंह की हत्या कर दी। इसलिए इसको बोलते हैं पितृहंता। क्या बोलते हैं? पितृहंता। मारवाड़ में पितृहंता इसको भी बोलते हैं। अभय सिंह के कहने पर भक्त सिंह ने क्या कर दिया? पिता की हत्या कर दी। भक्त सिंह को बोलते हैं पितृहंता। क्या बोलते हैं? पितृहंता। ग्रंथ, अब ग्रंथ कौन कौन से है देखो। अजीत सिंह के निर्वाण दुआ दुर्गापाठ भाषा, ये वो देखने हैं। निर्वाण दुआ दुर्गापाठ भाषा। आगे चलते हैं, दुर्गादास राठौड़ के बारे में चलते हैं। ये शासक नहीं है, देने में बीच में ही नाम आया हुआ है दुर्गादास राठौड़ का, तो इसलिए इनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो इनको याद करने का एक तरीका है, एक तो जन्म, एक है इनकी जागीर। तो बारकड़ी बोलते हैं तो जय के बाद क्या आता है? जा जी ऐसे होती है ना। जय यानी जन्म, जय यानी जागीर। ठीक है, जय और नीचे एक नाम लिख लो सालू। क्या लिख लो? सालू। तो जन्म कहाँ हुआ था? सालेवा। और जागीर कौन सी मिली थी? लुणेवा। कौन सी मिली थी? लुणेवा। ऐसे याद कर लेना, जय जा सालू। जन्म गाँव हुआ था सालेव। कौन सा? सालेवा गाँव। और जागीर कौन सी मिली थी? लुणेवा गाँव। आगे पिता के बारे में ध्यान रखना। पिता का नाम है आस्करण। पिता का नाम क्या है? आस्करण। माता का नाम, पिता का नाम आस्करण। जागीर कौन? जन्म कहाँ हुआ था? सालेवा में। जागीर कौन सी मिली थी? लुणेवा में। और इनके पिता का नाम आस्करण है। इनके उपनाम थोड़े वेरी मोस्ट है। इनको बोलते हैं मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, राठौड़ों का उदारक या फिर यूलिसेस। राठौड़ों का उदारक या फिर यूलिसेस बोलते हैं। मारवाड़ की पन्ना देह किसको बोला जाता है? मारवाड़ की पन्ना देह बोलते हैं गोरादेह को। ठीक है, गोरादेह बागेली महिला, गोरादेह को बोलते हैं मारवाड़ी की कन्या देह। मेवाड़ शासक अमर सिंह सेकंड। मेवाड़ कौन से? मेवाड़ शासक कौन है? अमर सिंह। मेवाड़ शासक है अमर सिंह सेकंड। मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड के पास चले गए थे। देश निकाला दे दिया था इनको, फिर ये कहाँ चले गए? मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड के पास चले गए, जहाँ इन्हें रामपुर व विजयपुर की जागीर प्राप्त हुई। रामपुर व विजयपुर की जागीर प्राप्त हुई थी। ठीक है, राज सिंह ने दी थी केलवा की जागीर अजीत सिंह को, वो अलग है। ठीक है, और इनको रामपुर व विजयपुर की जागीर किसने दी थी? अमर सिंह सेकंड ने, जब ये मेवाड़ चले गए थे। अंतिम समय इन्होंने कहाँ बिताया? अंतिम समय उज्जैन में बिताया, जहाँ इनका स्मारक बना हुआ है क्षिप्रा नदी के किनारे। कौन सी नदी? क्षिप्रा। अंतिम समय उज्जैन में बिताया, जहाँ इनका स्मारक बना हुआ है क्षिप्रा नदी के किनारे। ये ध्यान रखना है इनके बारे में। अगले शासक अपने अभय सिंह। कौन है? अभय सिंह। अभय सिंह के बारे में ध्यान रखना है। इनके समय 1730 में जोधपुर में खेजड़ली गांव में अमृता देवी बिश्नोई व इनके पति रामोजी तीन पुत्रियों सहित कुल 363 लोगों ने वृक्षों की रक्षा हेतु अपना जीवन बलिदान कर दिया। अभय सिंह के काल की घटना है खेजड़ली वाली। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई वाली। क्या ध्यान रखना है? इनके समय 1730 में क्या हुआ था? इनके समय 1730 में जोधपुर के खेजड़ली गांव में अमृता देवी बिश्नोई व इनके पति रामोजी व तीन पुत्रियों सहित कुल 363 लोगों ने वृक्षों की रक्षा हेतु अपना बलिदान दिया। यह दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी को होता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी का दिन है। यह दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी का दिन था। अतः तेजाजी को
तेजाजी का मेला भी कब लगता है? इसी दिन लगता है। अर्थात तेजा दशमी को खेजरली में, तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी को खेजरली जोधपुर में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। अतः विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। अब इनके दरबारी विद्वान अभय सिंह के वेरी मोस्ट है कर्णिदान और वीरमान। कर्णिदान ने कौन सा? सूरज प्रकाश, और वीरमान ने राजरूपक। कर्णिदान ने कौन सा लिखा है? सूरज प्रकाश। वीरमान ने लिखा है राजरूपक। आगे इन ग्रंथों से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि अभय सिंह ने अहमदाबाद के सूबेदार सर बुलंद खां को पराजित किया था। अहमदाबाद के सूबेदार सर बुलंद खां को इन्होंने क्या करा था? पराजित करा था। आगे मान सिंह राठौड़ के बारे में ध्यान क्या रखना अपन को? इनके शासक बनने की भविष्यवाणी देवनाथ जी ने की थी। इनके शासक बनने मान सिंह राठौड़ के बारे में, इनके शासक बनने की भविष्यवाणी देवनाथ जी ने की थी। अर्थात देवनाथ जी को अपना गुरु बनाया था तथा जोधपुर में नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मंदिर महामंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने, मान सिंह राठौड़ ने। जोधपुर में नाथ समुदाय के सबसे बड़े मंदिर महामंदिर का इन्होंने निर्माण कराया था। इसके अलावा क्या है? मान पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण कराया था। मान पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण कराया था। और 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इन्होंने मान सिंह राठौड़ ने क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। आगे दरबारी विद्वान, इनका दरबारी विद्वान मान सिंह राठौड़ का दरबारी विद्वान है बांकीदास। बांकीदास के बारे में ध्यान रखना है, इसके ग्रंथ, ठीक है। बांकीदास के बारे में दत्तार बावनी, बांकीदास के ग्रंथ दत्तार बावनी, मान जसो मंडल, कुंकवी बत्तीसी और बांकीदासी ख्यात। दातार बावनी, मान जसो मंडल, कुंकवी बत्तीसी और बांकीदासी ख्यात, ये सब किसके ग्रंथ है? ये सब ग्रंथ है किसके? बांकीदास के। आगे चलते हैं। बांकीदास जी ने सहायक संधि करने वाले शासकों की क्या करी है? आलोचना की है। बांकीदास जी ने सहायक संधि करने वाले शासकों की आलोचना की है। अब थोड़ी एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। देखो, एक तो 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि किसने करी थी? मान सिंह राठौड़ ने, ठीक है। और 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के शासक कौन थे? तख्त सिंह थे। कौन थे? तख्त सिंह थे। इसके अलावा एकीकरण के समय में शासक कौन थे? एकीकरण के समय शासक थे मारवाड़ के भूपाल सिंह। कौन थे? भूपाल सिंह नहीं, हनुमंत सिंह। कौन थे? मारवाड़ के हनुमंत सिंह। भोपाल तो उदयपुर के थे। तो 1857 क्रांति के समय तख्त सिंह थे और एकीकरण के समय हनुमंत सिंह थे। और इसके अलावा 1818 की ईस्ट इंडिया कंपनी संधि हुई थी, उस समय कौन थे? मान सिंह राठौड़ थे। तो ये अपने मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में अपन को ध्यान रखना है। अगले वीडियो में अपना नया राजवंश देखेंगे।